तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, ग्रेविटेशनल चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और जो सारे लेक्चर्स मैंने जो सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा रखे हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर रखे होंगे। और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि जो साइंस में पढ़ा रहा हूँ इससे हट के अगर आपका एक भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स के अंदर मिल जाए तो आके बोल देना, या तो किसी से भी वो क्वेश्चंस नहीं होगा या फिर आप लोगों से भी अगर नहीं बनता है तो किसी से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ की गारंटी है, बस मेरे पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन द अर्थ रोटेट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पे क्या असर पड़ता है जब हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है। ठीक है, जब अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे जैसे अर्थ घूमती है तो क्या हमारे उस पर ग्रेविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन के थ्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये भी टॉपिक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं बट इतने क्वेश्चंस आए नहीं हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन, द अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, दिस रोटेशन कॉज अ स्लाइटली रिडक्शन इन ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो ये हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है, ये रोटेट करती है इस तरीके से, ये रोटेट कर रही है इस तरीके से गोल गोल ये क्या कर रही है, यहाँ पे अर्थ हमारी रोटेट करती है। जब ये अर्थ रोटेट करती है तो इससे क्या होता है कि ग्रेविटी के अंदर थोड़ा रिडक्शन आता है। कहाँ पे, इक्वेटर पे जाके क्या हो जाती है, हमारी ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ देखने वाले हैं, रीज़न क्या होगा, किस तरीके से कम होती है और क्यों होती है, तो देखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं वाई डस रोटेशन रिड्यूस द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को क्यों रिड्यूस करता है रोटेशन। ठीक है, तो वही चीज़ पूरा जानने वाले हैं। तो आइए तो देखते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन। तो ये क्यों होता है, इस तरीके से कैसे होती हैं चीज़ें कि रोटेशन जब रोटेट करती है हमारी अर्थ तो ग्रेविटी हमारी कम हो जाती है, ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है इक्वेटर पे। तो रीज़न है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की घूमती हुई दुनिया। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो ये अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर मतलब जो भी दुनिया रह रही है सारी, तो ये अर्थ घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ जब घूम रही है इस तरीके से, यहाँ पे अर्थ तेज तेज घूमेगी, तो जब घूमेगी अर्थ तो यहाँ पे बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, इसका क्या लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ को फोर्स लगने वाला है। ठीक है, जब बाहर की तरफ को फोर्स लगेगा तो सबसे ज़्यादा घूमने का असर कहाँ पे आएगा, आप लोग ये चीज़ बताओ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो सबसे ज़्यादा घूमने का जो असर आने वाला है वो यहाँ पे ही आएगा, इक्वेटर पे। कहाँ पे आएगा, ये इस जगह पे आएगा, इक्वेटर पे। ठीक है, यहाँ पे तो असर पड़ेगा नहीं क्योंकि ये इस तरीके से घूम रही है ना, इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है ये, तो यहाँ पे इक्वेटर पे असर पड़ेगा। जब ये इक्वेटर पे असर पड़ेगा तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो यहाँ की सारी दुनिया है, मतलब एक सपोज़ करो कि वो सारी चीज़ें बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, आपने देखा है, आपने झूला देखा है, झूला ये इस तरीके का आप लोगों ने झूला देखा होगा, इस तरीके से ये बीच में लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपकी सीट्स होती हैं, बैठे भी होगे। ठीक है, सीट्स होती हैं, तो ये इस तरीके से घूमता है। तो जब आपने नोटिस किया होगा, जब ये तेज घूमता है तो आपको बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, एक बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से ही हमारी ये अर्थ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो अर्थ के क्या पे, ये अर्थ जब ये रोटेट करती है तो यहाँ पे इसकी इक्वेटर पे जाके जो फोर्स है वो बाहर की साइड लगता है। और आपने देखा होगा हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगता है, वो अर्थ की तरफ लगता है। जब अर्थ की तरफ ये फोर्स यहाँ पे लगता है और ये भी फोर्स बाहर को लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, रोटेट करने की वजह से कुछ फोर्स हमारा बाहर को लग रहा है और ग्रेविटी अंदर को फोर्स लगा रही है। तो जब ये फोर्स एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक दूसरे के फोर्स को क्या है ना, मतलब कुछ इसमें रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि देखो कुछ फोर्स बाहर को लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मैं, कोई बंदा खड़ा है, दो लोग खड़े हैं, ठीक है, मैं ये आप खड़े हो और ये आपका दोस्त खड़ा है, तो इस तरीके से दोनों आप फुल ताकत एक दूसरे की तरफ लगा रहे हो। जब एक दूसरे की तरफ फुल ताकत लगा रहे हो तो थोड़ी बहुत जिसकी ताकत ज़्यादा होगी
वो उधर को झुकाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा नहीं आएगा, बताओ एनर्जी के अंदर थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक फोर्स तो बाहर को लग रहा है और एक फोर्स अंदर को लग रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर इस बंदे का जोर ज़्यादा रहेगा तो इस बंदे का जोर डेफिनेटली कम होगा, अगर इसका ज़्यादा रहेगा तो इसका कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ज़्यादा वो हो जाता है जोर, इस वजह से क्या होता है कि ग्रेविटी का जो फोर्स है हमारा कम लग पाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो ये रीज़न आई होप कि समझ में आ चुका होगा आपके। तो यही एग्जांपल ये समझाने के लिए नोट कर रहे हैं, कर लेना, नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो एक घूमता क्या है, एक मैरी गो राउंडेड झूला बैठे हो आप, ठीक है। तो जो घूमता है तो तू फील करता है ना कि बाहर की तरफ देख देख रहा है ना। तो इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों को बता दिया मैंने, एक तरीके से जो झूला होता है, झूले पे हम बैठते हैं तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो बस ये सिंपल समझाने के लिए लिखा हुआ था। देन उसके बाद में बात करते हैं हाउ मच रिडक्शन, कितना रिडक्शन होता है। तो हाउ मच रिडक्शन इन ग्रेविटी, तो द रिडक्शन इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड जीरो एट द पोल। तो जो मैक्सिमम रिडक्शन होता है अर्थ का वो होता है इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है वो? इक्वेटर पे होता है, हमारी ये इक्वेटर पे होता है, ठीक है। पोल्स पे क्या होता है? पोल्स पे इतना नहीं होता, पोल्स पे थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो अब कि ये हमारा जानना है इसके अंदर कि कितना फोर्स, हाउ मच फोर्स ग्रेविटी का, कितना फोर्स कहाँ पे कितना फोर्स होता है। तो यार मैं बात करता हूँ, तो रिडक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। और पोल्स पे कितना होता है? जीरो। जैसे ये हमारी अर्थ है तो यहाँ क्या है? पोल्स। पोल्स पे क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम रिडक्शन आप लोगों को ग्रेविटी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन ना के बराबर, मतलब कि बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं मिलता है। क्योंकि अच्छा एक बताओ, जब ये घूम रही है तो यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, बीच में पोल्स पर क्या फोर्स लगेगा? फोर्स तो इस साइड के साइडों में लग रहा है, इधर साइडों में लग रहा है इसके घूमने की वजह से। तो जब यहाँ फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ तो ग्रेविटी अच्छी होगी, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो एकदम से अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि देखो एट द पोल्स नो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे कोई आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे जीरो रिडक्शन होता है, ग्रेविटी कम नहीं होती है, यहाँ ग्रेविटी अच्छी खासी ग्रेविटी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या है? आपको मैक्सिमम आउटवर्ड फोर्स मिलता है। मैंने अभी ये समझाया ना आपको, यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मैक्सिमम आउटवर्ड फोर्स, आपको बाहर की तरफ ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स दिखाई देगा लगता हुआ। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी जो ग्रेविटी है इसके अंदर क्या है? रिडक्शन आ जाता है इक्वेटर पे, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 20-22 पेज की PDF है ये। तो अब देखो अर्थ के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा पोल्स है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? यहाँ पे फुल ग्रेविटी होगी। और ये हमारी क्या है? यहाँ पे ये क्या होगी? हमारी इक्वेटर। तो इक्वेटर कम होगी एज़ कम्पेयर टू पोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी ग्रेविटी कम होगी। यहाँ पे अगर इधर की साइड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम फेंकोगे तो जितनी जल्दी यहाँ पे गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, इतनी जल्दी यहाँ पे ये फॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आउटवर्ड फोर्स इस फोर्स को रोकेगा। जो बाहर की तरफ को जो फोर्स लगा रही है रोटेशन की वजह से ग्रेविटी अर्थ हमारी, तो वो फोर्स क्या करेगा? रोकेगा। किस वाले फोर्स को? जैसे ये हमारा ग्रेविटी का फोर्स आ गया, ये ग्रेविटी का फोर्स आ गया येलो कलर का, ये क्या है? ग्रेविटी का फोर्स आ गया। और इधर से आप लोगों का ये पिंक कलर का जो हो रहा है, ये इधर से कौन सा है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी ग्रेविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, ग्रेविटी कम हो जाएगी। और यहाँ पे ग्रेविटी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोई रोटेशन नहीं है, तो यहाँ पे फुल ग्रेविटी जैसे पहले थी वैसे देखने को मिलेगी। कितना प्यारा डिज़ाइन है ना अर्थ का, ठीक है। तो ये तो रह गया लिखा हुआ, देखो इक्वेटर पे ड्यू टू रोटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देन उसके बाद में अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। स्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, या स्केप स्पीड भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे हम पहले। स्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम स्पीड नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लानिट ग्रेविटी एंड नेवर कम्स बैक, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया ना इंग्लिश में? कहने का मतलब ये है कि मेरी अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। तो अर्थ पे से मैंने कुछ एक बॉल को या किसी भी चीज़ को मैंने फेंका, तो सपोज़ ये आपका ग्रेविटी का असर कहाँ तक है, ठीक है। ये इस तरीके से मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। आपका ग्रेविटी का जो असर है वो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आपको ग्रेविटी फील होगी चारों तरफ, ठीक है। यहाँ तक जो है ग्रेविटी अपनी चीज़ों को पुल करेगी। बट यहाँ के बाद में अगर ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट
ये ऑब्जेक्ट जो आप लोगों ने बॉल फेंकी है, अगर ये इस ग्रेविटी के बाहर चली जाती है तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये इस्केप कर जाएगी, कभी भी वापस नहीं आने वाली है, ये यहाँ से इस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप। इस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि जब ग्रेविटी की रेंज से कोई ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है तो वो इस्केप हो जाता है, वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो जो इस्केप होता है ना, तो किस वजह से होता है, वो इस्केप वेलोसिटी की वजह से होता है। एक इस्केप स्पीड होती है जो उसको इस्केप कराने में मदद करती है, ठीक है, बाहर ले जाने में मदद करती है, वो स्पीड होती है, तो वो होती है इस्केप वेलोसिटी। आई होप कि पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा, दोबारा कनेक्ट करके देख लेना, मतलब बैक करके देख लेना। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज़ मिनिमम स्पीड नीडेड टू एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मिनिमम स्पीड ऐसी देनी है हमें कि जो ग्रेविटी का जो है, ये जो इसके आसपास की ग्रेविटी है उसको ब्रेक करके वो चीज़ बाहर जाके और स्केप कर जाए, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम तो हम कितनी दे सकते हैं, एक मिनिमम स्पीड, जैसे कि मैंने बोला 10 किलोमीटर की स्पीड मुझे देनी है, ठीक है। तो मिनिमम इसकी स्पीड कितनी, मुझे 10 किलोमीटर की स्पीड देनी है। 10 किलोमीटर की स्पीड से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बाहर जाके स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो यही दे रखा है, स्केप वेलोसिटी इज़ मिनिमम स्पीड नीडेड मतलब ज़रूरत होती है देने की किसे, एक ऑब्जेक्ट को, जिससे कि वो ब्रेक फ्री हो जाए, मतलब ब्रेक करके, मतलब जो ब्रेक का मतलब ये है कि जो ग्रेविटी फोर्स की जो बाउंडेशन है, बाउंड्री को ब्रेक करके प्लानिट है ना, प्लानिट्स ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर निकल जाए और नेवर कम्स बैक, वो कभी वापस ही नहीं आता। कोई ऑब्जेक्ट जब स्केप कर जाता है तो कभी भी अर्थ के वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो इसका सिंबल होता है वी से सिंबल से दिखाते हैं इसको। फॉर्मूला होता है √GM, जी कांस्टेंट हो जाएगा ग्रेविटेशनल, एम से मास हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर हो जाएगी आप लोगों की रेडियस, ठीक है। जहाँ से वो फॉल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सारे टर्म्स आप लोगों को दिखा दिए मैंने, लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर्मूला नोट कर लेना, इसके ऊपर वैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं, जस्ट फॉर्मूला मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ना हमें, वैसे कभी फॉर्मूले भाई कुछ भी यार बना दे क्वेश्चन, क्योंकि पता है इस बार थोड़ा टफ तो करेगा वो, जैसे पहले रखा था 2022 में, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर ज़रूर आएगा, तो उस लेवल को देखते हुए करा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको फिर भी समझ ले रहे हैं, नोट कर लेना फिर भी कि कौन कौन से फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। मास ऑफ द प्लानिट का मास, ठीक है। अगर किसी भी प्लानिट, जैसे कि अर्थ है, अर्थ एक प्लानिट है, उसका जो मास अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि देखो मास ज़्यादा है, ये कोई प्लानिट है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है, सपोज़ करो। तो जब मास है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मास है तो फिर ग्रेविटी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ये चीज़ों को ज़्यादा पुल करेगा, ज़्यादा भारी चीज़ है भाई, इसके अंदर ताकत ज़्यादा होगी। तुम मोटे हो तो तुम किसी भी बंदे को ज़्यादा ताकतवर हो तो एकदम से खींच लोगे ना, तो आपके अंदर एकदम फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। तो दैट्स वाई जब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, स्केप वेलोसिटी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्केप कराने के लिए। दैट्स वाई अगर किसी भी प्लैनेट का मास ज़्यादा होता है तो उसको हमें क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अगला फैक्टर है क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट की जो रेडियस है, जैसे कि ये प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर जो रेडियस है, अगर वो रेडियस थोड़ी ज़्यादा है तो स्केप वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, कम स्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। देखो अगर रेडियस यहाँ पे ज़्यादा होगी तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, वैसे भी जब कम लगेगा तो फिर मुझे कम स्केप वेलोसिटी, कम स्पीड दे के भी मैं चीज़ों को उड़ा दूंगा। जैसे रॉकेट है, रॉकेट में मैं कम स्पीड दे के भी स्केप करा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। आगे चलते हैं। देन उसके बाद में अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। तो अलग अलग प्लैनेट के ऊपर देखो, अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी मिनिमम स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर मतलब क्या है, वो 11 किलोमीटर जा सकता है, जिस चीज़ को मैं फेंकेंगे हम, है ना, ये कोई अर्थ के ऊपर से हम फेंकेंगे इस चीज़ को यहाँ से,
ऊपर को फेंकेंगे तो ये 11 किलोमीटर जाएगा 1 सेकंड में। सोचो कितनी तेज़ स्पीड से ये है। इस स्पीड से अगर हम फेंकेंगे अर्थ के ऊपर से तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्केप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो आपका अगर क्वेश्चन इससे स्केप वेलोसिटी से बनेगा तो कहीं से नहीं बनेगा, बस यहीं से बनेगा और आपसे यही पूछेगा कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं हम मून पे से हमें कितनी स्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मून के ऊपर कम ज़रूरत होगी। जुपिटर के ऊपर आप लोगों को 5.5 किलोमीटर की स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स की स्पीड हो जाएगी जहाँ से चीज़ों को हम फेंकेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों प्लैनेट्स को, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तीनों प्लैनेट्स को लेकर आए हूँ। इनको अच्छे से याद करके नोट कर लेना है, इनको कहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। तो की पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं इसके अंदर। की पॉइंट्स ये होने वाले हैं भाई, ग्रेविटी ऑन मून। मून के ऊपर आपकी ग्रेविटी कितनी होती है, मून की ग्रेविटी याद कर लेना। देखो 1.625 मीटर पर सेकंड आपके अप्रॉक्स में होती है, ठीक है। और कंपेयर ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ का कंपेयर करें तो 1/6 होती है अर्थ की। जैसे कि आप लोगों का वेट कितना है यहाँ पे 30 है, तो 1/6 आपका मून पे कितना जाकर होगा, 5 किलो वज़न रह जाएगा। मात्र कितना रह जाएगा, 5 किलो वज़न आपको मून पे जाके फील होगा। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना, वहाँ की ग्रेविटी बहुत कम है। वहाँ पे क्या है, फोर्स कम लग रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे मून के ऊपर देखो, ये है मून है, अगर आप मून के ऊपर जंप करोगे, ऊपर की तरफ को उड़ोगे ना, तो क्या है ना, आप एकदम से नीचे नहीं गिरोगे, ऊपर की तरफ उड़ते ही रहोगे, उड़ते ही रहोगे। क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं पुल करने के लिए, मून अपनी तरफ थोड़ी खींच रहा है। जब खींचेगा जब उसके अंदर ग्रेविटी होगी इतनी ज़्यादा। समझ गए ना बात को, समझ जाया करो जल्दी, ज़्यादा दिमाग खराब मत करा करो मेरा, ठीक है। बहुत पिटाई लगी तुम्हारी। तो अब बात करते हैं इसका रीज़न है, मून हैज़ मच लेस मास एंड स्मॉलर रेडियस। मून्स के पास भाई मास भी कम होगा, जब मास कम होगा तो ग्रेविटी कम होगी, रेडियस कम होगी तो फिर ग्रेविटी कम होगी। भाई टेंशन नहीं है ना। ये चीज़ें आपको फैक्टर समझा के आऊँ ना अभी। उसके बाद इफेक्ट की बात करते हैं। यू विड वेट लेस ऑन द मून। आपको क्या लगेगा कि मैं वेट लेस हूँ मून के ऊपर। इफ़ यू आर अ वेट ऑन 60 kg, अगर आपका वेट है 60 kg, ठीक है, तो 16 निकाल देंगे तो वहाँ आपको लगेगा मैं 10 किलो का हूँ, भाई मैं बहुत हल्का हो गया, ठीक है। तो वो ग्रेविटी की वजह से लगता है, ठीक है। वेट आपको फील होगा वहाँ पे, एग्जैक्टली हो नहीं जाएगा, ठीक है। वजन तो उतना ही रहेगा, पतले थोड़ी हो जाओगे वहाँ जाके, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जांपल हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो इनको देख सकते हो आप इन एग्जांपल्स को। जैसे कि अ बॉल ड्रॉप्ड ऑन अ मून फॉल्स स्लोअर। मैं अगर मून के ऊपर कोई बॉल फेंकूँगा मून पे जाके तो वो बॉल बहुत धीरे धीरे गिरेगी, क्योंकि बहुत कम क्या है ना ग्रेविटी है उसकी। सेकंड पॉइंट है अ पर्सन कैन जंप हायर, ठीक है। वहाँ पे कोई भी बंदा है ये यहाँ से यहाँ तक कूदेगा तो जंप लंबा ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी उसको नीचे नहीं खींचेगी। वो जब कूदेगा तो बहुत दूर जाके धीरे धीरे ग्रेविटी खींचेगी, तब जाके यहाँ पे गिरेगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, फिजिकल लगाना है, तो मून पे जाके फिजिकल मारोगे ना, तो जैसे उन्होंने 13 फीट की लॉन्ग जंप दे रखा है ना, वहाँ पे मारोगे आप 20 फीट का लॉन्ग जंप, 30 फीट, 20, 25, 30 फीट का। क्योंकि भाई ग्रेविटी नहीं है ना आपको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। मून पे जाके तो बोल देना दिल्ली पुलिस वालों से, मून पे जाके फिजिकल ले लो, हमारा गगनदीप भाई ने बताया है पूरा वहीं से जाके, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, आप लोग सजेशन दो, कैसा लग रहा है पढ़ाने में, मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना आपको। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बैच अपना कंप्लीट करा के बाकी इसकी प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे। उसके बाद मेरी प्लानिंग रहेगी एक और बैच निकालने का, ठीक है। तो उस बैच को लॉन्च करेंगे हम, और उस बैच में क्या होगा, वो बैच हमारा क्या होगा आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ये बैच तो मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। वो बैच हमारा होगा पेड बैच, ठीक है। अब वो उसको लेने की ज़रूरत किस किस को होगी, उसको होगी जिसको भाई अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो भी ले सकता है उसको, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। प्रैक्टिस यहाँ पे भी होगी, वहाँ पे थोड़ी नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे वो जूम पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जूम पे क्लासेस लूँगा, वहाँ पे आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो, वीडियो के चलते ही पूछ सकते हो कि भैया ये चीज़ यहाँ कैसे आई, हमें ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो ये होगा। और आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे, यहाँ पे यूट्यूब पे मैं मैक्स टू मैक्स आपके किसी चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। बट वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस 100-150 क्वेश्चन पर चैप्टर कराऊँगा। तो
तो नेक्स्ट लेवल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे। और ऐसा कोई नीडेड नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, जो बच्चे का सिलेबस नहीं होगा आने वाले टाइम पे, लास्ट में करते हैं ना बहुत से लोग, तो उन लोगों के लिए वो बैच आएगा। तो आप लोग अगर अभी से पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वहीं से कंप्लीट करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैच खरीदने की, ठीक है। तो आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको समझा दिया, बस आपको बता दे रहा हूँ अभी से। तो इस बैच को मैं जल्दी कंप्लीट कराऊँगा, लगभग ऑलमोस्ट जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में फिजिक्स ख़त्म, अगस्त में 1 सितंबर तक आपका ये ख़त्म, और 10-12 सितंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका नया बैच भी ख़त्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर। 2 महीने में ये कोर्स, फिजिक्स तो आपकी इस महीने ख़त्म करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो अब देखते हैं व्हाट इज़ सैटेलाइट भैया। तो हमारा नया टॉपिक आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट से क्वेश्चंस बनते हैं, बन जाते हैं कभी कभी, पढ़ लो, ना भी बने तो कोई दिक्कत ना, पढ़ के तो सब जाना पड़ेगा। तो अ सैटेलाइट इन एज ऑब्जेक्ट डेट अराउंड द ऑर्बिट ऑफ अ प्लानिट। ये हमारा प्लैनेट है, अर्थ कह लो, कुछ भी कह लो, मरकरी कह लो, कोई भी प्लैनेट है, इसके अराउंड जो भी कोई जो भी कोई होगी वो सैटेलाइट इस तरीके से अराउंड घूमती हैं। ये सैटेलाइट्स घूमते हैं। सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? सैटेलाइट्स का ये काम होता है भैया, तुम सिग्नल दे रहे हो, तुम्हारे नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, नेट चला रहे हो, तो ये सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है, ठीक है। जीपीएस यूज़ करते हो, सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बीपीएन वगैरह ये सारे जो हैं सैटेलाइट से चीज़ें चलती हैं, ये बाहर सैटेलाइट कनेक्ट हैं तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सैटेलाइट्स नहीं होती तो नेटवर्क और ये आपकी कॉलिंग वगैरह नहीं चल पाती भाई। अर्थ क्या है ना, अर्थ एक तरीके से कोई भी डिब्बे टाइप का, गोला टाइप का है, तो इसके अंदर इस चीज़ को नेटवर्क वगैरह इस तरीके से कैसे चलते हैं? नहीं चलते ना, एयर वगैरह में भाई पॉसिबल ही नहीं था। सैटेलाइट्स की वजह से ही हम अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस, बीपीएन वगैरह सारी चीज़ें, और बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के अराउंड में घूमती हैं, ठीक है जी। तो सैटेलाइट का मतलब समझ गए, वो चीज़ जो हमारे मतलब प्लानिट के अराउंड मूव करती हैं वो होती हैं हमारी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं। तो इसके अंदर 2 सैटेलाइट होती हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट्स हमारी वो होती हैं लाइक द मून। खाली एक मून एक ऐसा सैटेलाइट्स है जो हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, जो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है, जो हमें एक क्या देता है, लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करेंगे सेकंड सैटेलाइट हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, जो कि मैन मेड बनी हुई है, लॉन्च इनटू स्पेस टू वर्क लाइक अ कम्युनिकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड जीपीएस, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल्स मतलब क्या है ना, ये हमने खुद बनाई है, मैन मेड है, हमने खुद बनाई है, फिर इनको लॉन्च करा है इनटू स्पेस में वर्क करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए हमने, और वेदर फोरकास्टिंग, जो कि हमें वेदर का पता कैसे चलता है, सैटेलाइट्स की वजह से तो पता चलता है कि आज वहाँ पे बारिश होगी नहीं होगी, नहीं तो आप इतने जान पाड़े थोड़ी हैं। मैं पता है थोड़ी थोड़ी गाँव की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ भाई, गाँव से ही हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है, देखो कितनी प्यारी सी इमेज लाया हूँ, इतना इतना। एक बार बताओ, आपको फ्री बैच में इतना अच्छे से पढ़ाएगा विजुअलाइज करा के। फिज़िक्स पता है मैं इतने सही से पढ़ के नहीं आया, बट आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई फिज़िक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छे से फिज़िक्स पढ़ के आया हूँ मैं, तो बहुत मज़ा आता है। केमिस्ट्री इतनी नहीं पढ़ी, बट केमिस्ट्री में भी आपको विजुअलाइज करा देंगे यार। तो अर्थ कितनी प्यारी है यार, ये कितना प्यारा डायग्राम है। तो ये देखो इस तरीके की यार बाबू सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स, ये हमारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है जी, ये हमारी सैटेलाइट्स हैं। तो ये सैटेलाइट्स क्या हैं, ये मूव कर रही हैं भाई अराउंड इसके अर्थ के, क्या कर रही हैं, इस तरीके से अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं, हर टाइम घूमती रहती हैं, हर टाइम घूमते रहती हैं। जैसे तुम उनके पीछे घूमते रहते हो ना, चक्कर लगाते रहते हो, उस तरीके से ये सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, ठीक है। अर्थ इनको इतना भाव नहीं देती और तब भी ये घूमते रहते हैं। जैसे आपको भी कोई जो हैं तुम्हारी महिला मित्र, वो आपको भाव नहीं देती और आप तब भी उनके पीछे घूमते रहते हो। तो वही है भाई, मत घूमा करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को अपनी पढ़ाई में लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ। किसी से कुछ नहीं मिलता भाई, सब ड्रामेबाज हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करता हूँ मैं मेन फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल्स, ठीक है। तो जो हमारे फंक्शंस हैं, मतलब इसके अंदर सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, जिसके क्या क्या काम होते हैं। कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम, देखो कम्युनिकेशंस, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई हमारी एक, जिसके अंदर की मोबाइल सिग्नल, टीवी, इंटरनेट के लिए यूज़ होती है कम्युनिकेशंस के लिए। वेदर सैटेलाइट हमारी हो गई, जो कि वेदर प्रेडिक्शन बताती है, रेनफॉल वगैरह, बारिश वगैरह। नेविगेशन, इसको याद कर लेना और लिख लेना, अच्छा ही याद रहेगा। तो लोकेशन ट्रैकिंग और जीपीएस, जो हमारा गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, नेविगेशन से करते हैं।
रिमोट सेंसिंग अर्थ सरफेस इमेज एग्रीकल्चर डिज़ास्टर। रिमोट सेंसिंग नहीं यार, ये कुछ पता नहीं, चलो इसको छोड़ देना। बहरहाल अर्थ सरफेस की इमेजेस वगैरह देता है। अरे हाँ, रिमोट सेंसिंग ये है कि जो हमारी अर्थ की इमेजेस हैं, जैसे कि आप मैप पे देखते हो, वो प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि स्पेस स्टडी, ब्लैक होल या सोलर रेडिएशन। साइंटिफिक स्टडी करता है बाहर की, जो बाहर हम स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि बाहर की स्टडीज़ करता है, ऐसी कुछ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, देख लेना। डिफेंस का मतलब है कि देखो ये मिलिट्री सर्विलेंस का होता है, बॉर्डर मॉनिटरिंग, बॉर्डर पे यूज़ करते हैं इसको, है ना, दूसरा पाकिस्तानी हमला या कोई कर ना दे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद कर लेना, देख लेना। उसके बाद में 2 बार लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, ये हमारी क्या है, 2 सैटेलाइट्स और हैं प्यारी प्यारी, जिनको यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर, इम्पोर्टेंट भी हैं काफ़ी, तो इनको अच्छे से देखते हैं। तो सैटेलाइट्स, इसके अंदर पहली होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। सैटेलाइट डेट स्टे फिक्स above 1 point on the equator and rotate with अर्थ। ये सैटेलाइट्स हमारी पता है कैसी होती है, ये सैटेलाइट्स जो है एक जगह पॉइंट पे फिक्स होती है, यहाँ पे एक जगह इक्वेटर पे फिक्स है, इक्वेटर वाले पॉइंट पे, और ये हमारी अर्थ के साथ में ही रोटेट करती है, ये खुद से रोटेट नहीं करती। जैसे जैसे हमारी अर्थ घूमेगी ना, इस तरीके से हमारी अर्थ है ये, ठीक है जी, हमारी अर्थ है, अर्थ मेरी इस तरीके से घूमेगी, तो ये भी सैटेलाइट्स इस तरीके से ही घूमेगी इसके साथ अर्थ के, ठीक है। तो क्या है, जियो स्टेशनरी का मतलब है, जियो मतलब एक सैटेलाइट, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, तो एक रुकी हुई सैटेलाइट्स है जो कि हमारे अर्थ के अराउंड और अर्थ के साथ साथ वो रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो इसका एक देखो भाई, देखो कितना प्यारा फोटो भाई, कितना प्यारा मास्टर रूम है ना, देख रहे हो, सब विजुलाइज करा के, बस यही चीज़ बुरी लगती है। देखो जियो सैटेलाइट्स है, अब इस पे देखो आप, इक्वेटर पे घूम रही है ना ये सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है। इसकी जो क्या होती है, डिस्टेंस इनके बीच की है, इसको याद कर लेना, 35,786 किलोमीटर दूर एक हमने फिक्स कर रखी है अपनी सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट्स हमारी 34,000 किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर लगी हुई है, और वो अर्थ के साथ ही साथ में घूमती है। अब देख रहे हो इसे, इस तरीके से ये जियो सैटेलाइट्स घूमेगी। कहाँ पे घूम रही है, इक्वेटर पे घूम रही है, ये आपको दिख रहा है कहाँ पे घूम रही है, इक्वेटर पे हमारी सैटेलाइट्स मूव कर रही है, और ये क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ये घूम रही है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ना डायग्राम से, बढ़िया। तो बिल्कुल ये जियो सैटेलाइट्स क्या है, इसके अराउंड घूमती है, कहाँ पे घूमती है, इक्वेटर पे घूमती है, इक्वेटर पे घूमती है, और इसके साथ जितना अर्थ घूमेगी उतना ही घूमेगी, अपनी मर्जी से नहीं घूम सकती। इसके अंदर कहने का मतलब ये है, इस भाई का, अर्थ भाई का कंट्रोल है इस पर, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं बढ़िया, मतलब कंट्रोल होता है उनका उन पर, कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं पहननी तो नहीं पहननी, वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ ही जाना है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप थोड़े अच्छे चलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसके बारे में आगे हम इन डिटेल और चीज़ पढ़ते हैं। ये बार बार जो आ रहा है ना, गुस्सा आ रही है मुझे। इसके अंदर देखो पॉइंट्स हैं कुछ, तो इसका ऑर्बिट टाइप का होता है, इक्विलेटरल ऑर्बिट टाइप होता है अबव द इक्वेटर, ठीक है। हाइट कितनी होती है, 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। टाइम टू ऑर्बिट रोटेट कब करता है, 24 घंटे के अंदर, सेम एस अर्थ। ऐसे अर्थ हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, गोल गोल वाला घूमने वाला, ठीक है, और एक साल वाला लगाती है, ठीक है। तो है ना, अपने क्या समझ रहे हो, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है, वो एक दिन और रात बनाती है, तो वो 24 घंटे में होता है, तो ये भी 24 घंटे में हो जाएगा। कवरेज कितने कितने एरिया को कवर करती है, तो कवर करती है लार्ज एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ के जैसे इस साइड का है तो आधा लार्ज एरिया इसको कवर कर लेगी। यूज़ किसके लिए होती है, टीवी सिग्नल्स के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए होती है। एग्जाम्पल इनसैट और जी सैट, ठीक है। तो ये 2 नाम हैं इनके, इनसैट और जी सैट टाइप की ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी आती है हमारी पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोलर सैटेलाइट्स के अंदर हम बात करेंगे, आ सैटेलाइट डेट पासिस ओवर बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल कवर द एंटायर। पोलर सैटेलाइट्स क्या होती है, वो आपको पोल्स पे मिलेगी, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो आपको यहाँ पोल्स पे मिलेगी, और ये पोल्स के अराउंड ही यहाँ पे ही घूमती रहती हैं, ठीक है। फ़ोटो के साथ में दिखाता हूँ, तो इस तरीके से देखो, आपको ये सैटेलाइट्स कहाँ पे मिलेगी, पोल्स के अराउंड घूमती हैं, ये इस तरीके से घूमती हैं। और वो कैसे घूमती थी, वो इस तरीके से घूमती थी, ठीक है। जियो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी।
तो ये पोल्स के अराउंड ही घूमती हैं। तो ये सैटेलाइट्स कैसे घूम रही है यहाँ पे, ये पोल्स के अराउंड यहाँ पे मूव करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है जी। उसके बाद में बात करता हूँ मैं इसकी ऑर्बिट कितना होता है, पोलर नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से जाती है ये, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ घूमती है। अरे देखो इसको, देखो इसको, ये कहाँ से घूम रही है, नॉर्थ टू साउथ घूमेगी, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ घूमती है। ठीक है। उसके बाद में आपका ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, हाइट है इतनी, इसकी जो पूरी हाइट है वो 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती है ये। टाइम टू ऑर्बिट इसका घूमने का 100 से 90 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा देती है। ठीक है। कवरेज कितना करता है, एंटायर अर्थ को ये कवर करके चलता है, पूरी अर्थ को। यार जब ये यहाँ से पूरा चक्कर ले रही है, पूरी अर्थ को तो कवर करेगा डेफिनेटली। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आज मैं क्वेश्चन लाने सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि इतने सारे लेक्चर्स के अंदर मैं इतनी चीज़ें लाया हूँ तो क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे, बट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस निकाल के रखे थे मैंने। ठीक है। तो क्वेश्चंस करा देंगे वैसे भी, तो क्वेश्चंस का सेशंस मैं अलग रखूँगा, तो लेक्चर में लाने का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्वेश्चंस का। ठीक है। मगर आप लोग बहुत क्वेश्चंस के उतावले रहते हैं ना, तो आपको दिखाने के लिए ले आता मैं तो बढ़िया ही रहता, बट देखो चलो वो छोड़ो। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि देखो हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए इसके अंदर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा सिलेबस है AWTPO का। इसके अंदर मैंने ग्रेविटी चल रहा है मेरा, मोशन ख़त्म करा दिया मैंने, लॉ ऑफ मोशन ख़त्म करा दिया एक क्वेश्चन, दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका ख़त्म करा दिया। ठीक है। 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके ख़त्म करा दिए हैं। ठीक है। तीसरा चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी करके था, कहाँ गया, इसमें नहीं दे रखा है क्या, इसमें नहीं दे रखा है तो मैं फिर भी मैंने कराया है। ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर आता है वो वर्क पावर एनर्जी, तो वो मैंने करा दिया है। तो ये चीज़ अब आपकी हो चुके हैं 3 चैप्टर। अब बात करते हैं ये चैप्टर आपका कब ख़त्म हो जाएगा, ग्रेविटेशनल चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। कल 2 टॉपिक रह गए हैं इसमें, एक तो क्या रह गया है, केपलर्स लॉ रह गया है, और एक वेटलेस करके कुछ टॉपिक है वो रह गया है। NCERT पढ़ा रहा हूँ देख के। तो ये सिर्फ 2 टॉपिक आपके बचे हैं। कल ये चैप्टर ख़त्म, उसके बाद परसों से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साउंड। क्या करेंगे हम, साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद में मैं बेप्स चैप्टर स्टार्ट करूँगा, बेप्स करके भी है। ठीक है। फिर ये मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके 12th क्लास के आ जाएंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम भी करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्मोडाइनमिक्स 11th का टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर आपको पता है फ्लूइड वगैरह वो जो आते हैं, लिफ्ट वगैरह जो पढ़ी होंगी आपने, वो हीट एंड टेम्परेचर आपका ख़त्म कराऊंगा। पहले मैं साउंड कराऊंगा, इसके बाद फिर हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद में आपका मैकेनिक्स देखेंगे, जो भी सारे टॉपिक होंगे इसके अंदर। फिर आपकी थर्मोडाइनमिक्स ख़त्म कराएंगे, दैन उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में चलेंगे हम 12th के में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, ये सारे। फिर ये मोड ऑफ कम्युनिकेशंस और है फाइबर ऑप्टिक्स करके एक टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम और फाइबर ऑप्टिक्स ही थोड़ा अजीब सा चैप्टर लगेगा, क्योंकि ये मैंने तो पढ़ा नहीं है 12th में, तो इसको थोड़ा अच्छे से डीपली मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो पहले मैं फिजिक्स करा दूँ, फिर अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो केमिस्ट्री भी जल्दी कर लेंगे। तो तू छोटा सा तो सिलेबस है। ठीक है। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और कंसिस्टेंट ना भी रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध दिन का गैप हो जाता है, बट ट्राई करूँगा। तो अपनी मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, बहुत तगड़ा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। कमेंट करके तो ज़रूर ही जाएँ, बताएँ, अपने डाउट क्लियर कर लें। ठीक है। PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का है, वहाँ पे PDF में शेयर कर देता हूँ लेक्चर के बाद, वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।